बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं पावर टॉक। नाज़रीन किराम, खित्ते की फ़ज़ा में एक नर्म सी हलचल है। जैसे तवील सर्द रात के बाद कहीं दूर रोशनी की हल्की लकीर नमूदार हो रही हो। ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात की बाज़गश्त एक बार फिर सुनाई दे रही है और ये सरगोशी अपने अंदर कई उम्मीदों के चराग लिए हुए है। बरसों की कशीदगी के बाद ये इशारा कि बातचीत का दर दोबारा खुल सकता है। यूं महसूस होता है जैसे खुश्क जमीन पर पहली बारिश की बूंद गिरी हो, जो मिट्टी की प्यास भी बुझाती है और दिलों में नई कहानियां भी जगाती है। इन मुज़ाकरात का दूसरा दौर महज सिफारती अमल नहीं, बल्कि एक नाजुक साज पर बजती हुई धुन है, जिसका हर सिरा एहतियात का मुतकाजी है। ईरान का यूरेनियम अफजोदगी के मामले पर कुछ कदम पीछे हटने का इंदिया देना ऐसे है जैसे कोई जिद्दी दरिया अपने बहाव में जरा सी नरमी ले आए। ये लचक बज़ाहिर छोटी लगती है, मगर इसके अंदर बड़े मुआहिदों की बुनियाद छुपी हो सकती है, बशर्ते कि दूसरी जानिब भी संजीदगी की वही रविश बरकरार रहे। इसी तनाजुर में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा ईरान एक खामोश मगर मानी खेज इशारा है। यह सफ़र महज मुलाकातों का सिलसिला नहीं, बल्कि एक ऐसा पुल है जो एतमाद के टूटे हुए किनारों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान की हैसियत यहाँ एक ऐसे हमसाये की है जो न सिर्फ हालात को समझता है, बल्कि उनमें तवाज़ुन पैदा करने की सलाहियत भी रखता है, और यही किरदार इसे खित्ते में एक अहम मकाम अता करता है। इस्लामाबाद का मुमकिना तौर पर मुज़ाकरात की मेज़बानी करना एक और अहम मोड़ की निशानदही कर रहा है। ये शहर जो खुद कई आलमी फैसलों का गवाह रह चुका है, एक बार फिर तारीख के किसी नए बाब का हिस्सा बनने के करीब दिखाई देता है। अगर यह अमल यहाँ अंजाम पाता है तो ये पाकिस्तान के लिए सिफारती सतह पर एक मजबूत कदम होगा, जैसे किसी तवील सफ़र के बाद मुसाफिर को एक मजबूत ज़मीन मिल जाए जहाँ वो अपना खैमा गाड़ सके। मगर इस तमाम आलमी गहमा गहमी के बीच पाकिस्तान के अंदरूनी हालात एक अलग कहानी सुना रहे हैं। मईशत की डगमगाती कश्ती और बिजली की बार बार बंदिश अवाम के लिए एक मुस्तकिल आजमाइश बन चुकी है। घरों में अंधेरे और बाजारों में सन्नाटा ऐसे फैलता है जैसे वक्त खुद थक कर रुक गया हो। ये वो हकीकत है जो किसी भी सिफारती कामयाबी की चमक को मद्धम कर सकती है, अगर इसे संजीदगी से ना संभाला जाए। ये तजाद बड़ा गहरा है कि एक तरफ पाकिस्तान आलमी सतह पर एक सालिस और मेज़बान के तौर पर उभर रहा है, और दूसरी तरफ उसके अपने शहरी बुनियादी सहूलतों के लिए तरस रहे हैं। ये कैफियत किसी ऐसे बाग की मानद है जिसके दरवाजे तो खूबसूरत हैं, मगर अंदर के पौधे पानी को तरस रहे हों। ज़रूरत इस बात की है कि बैरूनी कामयाबियों के साथ साथ अंदरूनी इस्तेहकाम को भी यकसां अहमियत दी जाए। आने वाले दिनों में ये तमाम अनासर मिलकर एक पेचीदा मगर दिलचस्प मंजरनामा तश्कील देंगे। ईरान और अमरीका के दरमियान मुमकिना पेशरफ्त, पाकिस्तान का सिफारती किरदार और अंदरूनी चैलेंजेस, ये सब एक ही कहानी के मुख्तलिफ रंग हैं। अगर दानिशमंदी से कदम उठाए गए तो ये रंग एक खूबसूरत तस्वीर भी बन सकते हैं, और अगर गफलत बरती गई तो यही रंग धुंधला कर एक अधूरी तस्वीर छोड़ जाएंगे, जिसे वक्त भी मुकम्मल ना कर सकेगा। इसी सब पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सीनियर सियासतदान खुर्रम रोखड़ी साहब ने, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक सफ़ीर आलम बरोई साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले रोखड़ी साहब, आपकी जानिब आऊँगा। इस वक्त जो सूरत हाल है, जाहिर बात है पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक एफर्ट्स जो हैं वो बहुत तेज़ी से अपने जो फ्रूटफुल साबित हो रहे हैं, और पाकिस्तान की काविशें पूरी दुनिया देख रही है। इस वक्त जो डिप्लोमेटिक मिशंस चल रहे हैं, द फील्ड मार्शल इज़ इन ईरान, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर सऊदीया से होके कतर पहुंच गए हैं, उसके बाद तुर्की जा रहे हैं, और अब इस्लामाबाद के अंदर भी कुछ अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं। आपको लग रहा है कि कोई बड़ा ब्रेक थ्रू होने जा रहा है? मेरे ख्याल में ब्रेक थ्रू ही की तरफ आप बढ़ रहे हैं, और जो टारगेट्स अचीव कर रहे थे अमेरिका ने, फॉर एग्जांपल, मुझे लगता है कि वो उन्होंने अचीव कर लिए हैं। अब ईरान पे कपर था कि वो कैसे उसको रिस्पॉन्ड करेंगे और कैसे कहेंगे कि हम भी, हर कोई चाहता है ना कि उसकी पॉलिटिकल पोजीशन स्ट्रांग रहे। ईरान की खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान मौजूद था, और अमेरिका को हमारी जो पोटेंशियल है उसका अमेरिका से बेहतर और शायद ही कोई मुल्क जानता हो हमें। बिल्कुल। तो जो हो रहा है, नज़र ये आ रहा है कि आप आने वाले दिनों में जो इसका कंक्लूजन है, ये जो कुछ हो रहा है, आप उसकी तरफ जा रहे हैं। और ईरान की भी खुशकिस्मती है पाकिस्तान के लिए, जैसा कि यूनाइटेड स्टेट्स के लिए पाकिस्तान वैसे ट्रस्टवर्दी है। और आप जो है एक अच्छे संजीदा तरीके के साथ, जो आपकी असल हैसियत है
आपको पहले भी आपकी हैसियत यही थी। ये नहीं है कि आपको आज खूबसूरत हो गए, खूबसूरत आप पहले भी थे, लेकिन कई दफ़ा आपके गलत डिसीजंस बड़ी लेवल के ऊपर की वजह से कौम या मुल्क का जो एक चेहरा होता है वो ठीक नहीं रहता। बिल्कुल। तो आप अच्छे फेज में हैं और ये टारगेट अचीव हो जाएगा। और ये दुनिया के लिए एक नई चीज़ तो नहीं है, लेकिन दुनिया के लिए ये है कि जो इंडिया ने आपके साथ किया था कि आपका एक इमेज ऐसा दिया था कि आप टेररिज्म को लेके चलते हैं, तो जी आप बड़े रिजिड हैं, तो आप फलां हैं, तो फलां हैं। दुनिया पे आपका एक बहुत अच्छा इमेज चला गया है। तो लेट्स होप कि ये जब कंक्लूड हो, और हमारी तो ये दुआ है कि प्रेसिडेंट ट्रंप खुद इस चीज़ पर आए ताकि हम अगले मरहले में जा सकें, इस जो अगला जिससे हमारी कौम को फ़ायदा हो, हम उस तक जा सकें। बिल्कुल। आलम बरोई साहब, आपकी जानिब आऊँगा। इस वक्त पाकिस्तान एक बड़ी यूनिक पोजीशन एंजॉय कर रहा है, जो कि शायद अनइमेजिनेबल हो किसी और मुल्क के लिए, कि हम अमेरिका के लिए भी काबिल कबूल हैं, ईरान के लिए भी, चीन भी अपना वज़न हमारे पलड़े में रखता है, अरब स्टेट्स जो हैं वो भी पाकिस्तान से राज़ी हैं। तो ये एक यूनिक सी पोजीशन, इसमें ज़ाहिर बात है पिछले इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में हमने बड़ा केयरफुली नेविगेट भी किया, बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन थी सबको लेकर चलना। आप कैसे देखते हैं पाकिस्तान के इस वक्त डिप्लोमेटिक पोस्चर को? देखिए जी, मुझे तो इसमें कोई शक नहीं है, न किसी को शक होना चाहिए कि पाकिस्तान की पोजीशन राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, जियोपॉलिटिकल हमारी जो लोकेशन है वो बहुत अहमियत का हामिल है। और इसको अमेरिकन तमाम सदर जो हैं, लीडर जो हैं, उन्होंने इसको तस्लीम किया हुआ है। आप जरा अगर थोड़ी सी हिस्ट्री में चले जाएं तो आप देखें अयूब खान के ज़माने में हमारे ताल्लुकात क्या थे। उस वक्त हम जो है इस रीजन के एक लिहाज से, अगर आप मुझे इजाज़त दें, मैं कहूँ कि हम कम्युनिस्ट के खिलाफ पुलिसमैन बने हुए थे और बिल्कुल अमेरिका के कॉन्फिडेंस में थे। उसके बाद जो है, अगर आप अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन की फौजें अंदर दाखिल हो जाती हैं और अमेरिका अगर वहाँ उनको मुज़ाहमत करवाना चाहता है, तो आप देख लें पाकिस्तान पोजीशन में था कि वो अमेरिका के काम आए, बिल्कुल काम आया। और उसके बाद एंटी टेररिज्म जो वार हमारे मुशर्रफ साहब के ज़माने में हुआ, या अफगानिस्तान की जो तालिबान हुकूमत थी उसको ख़त्म करने के बाद जो शुरू हुआ था, उसमें हम अमेरिकन के बिल्कुल काम आए। लेकिन अमेरिकन ने हम जितने भी मौके हैं, देखिए 65 में उन्होंने कोई हमारे ताल्लुकात उनके साथ जो थे उनका ख्याल नहीं किया। और जो है वो जंग के दौरान हमारी वेपन सप्लाई पे जो है ना पाबंदी लगा दी। इसी तरीके से आप 80 के ज़माने में आ जाए, जैसे सोवियत यूनियन की फौजें वहाँ से निकलना शुरू हो गई, तो अमेरिका ने जो है अपना बोरिया बिस्तर समेट कर जो है ना वो चले गए। और इसी तरीके से मुशर्रफ के ज़माने में भी एंटी टेररिज्म वार में हमने बड़ा काम किया। हमने 70,000 फौज लगाई हुई थी बॉर्डर पे, और उस ज़माने में हमारे कोई 80,000 के करीब लोग जो है ना, चाहे सिक्योरिटी के हों या आम शहरी हुए, वो शहीद हुए थे। तो ये सब कुछ कुर्बानियाँ हमने दी थी एंटी टेररिज्म के खिलाफ। अब रही बात, जैसे रोकड़ी साहब ने कहा कि इंडिया हमेशा वो हमें जो है ना मुंसलिक कर देता था उसको टेररिज्म के साथ, तो उसके साथ लिंक मिला देता था। तो दुनिया इसमें, मैं आपको बता दूं कि इंडिया के किसी वर्षन पे या उसकी किसी पोजीशन पे या स्टांस पे कभी उन्होंने मुकम्मल भरोसा नहीं किया, मुकम्मल यकीन नहीं किया। पाकिस्तान की हमेशा इज्जत बनी रही। पाकिस्तान की लोकेशन की मैंने बात की थी। देखिए पाकिस्तान, यहाँ आपका सेंट्रल एशिया है, वहाँ साउथ वेस्ट एशिया है और साउथ एशिया है, और एक ग्रेटर मिडिल ईस्ट आप उसको कह दें या एशिया, उसमें पाकिस्तान जो है ना इन तीनों जो आपके जोग्राफिकल इंटिटीज हैं उनके माउथ पे बैठा हुआ है। तो बिल्कुल। कोई भी गवर्नमेंट, पावरफुल गवर्नमेंट जो है स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान को नजरअंदाज नहीं कर सकता है, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो अमेरिका हो या कोई और मुल्क हो। तो पाकिस्तान की इसी जोग्राफिकल सिचुएशन ने, जोग्राफिकल लोकेशन ने इसको बड़ा फायदा दे दिया। और इस वक्त भी जो पाकिस्तान रोल प्ले कर रहा है, उसमें भी आप देख लें कि हमारे ताल्लुकात ईरान के साथ बहुत अच्छे हैं, और
फ्रिक्शन फ्री आप नहीं कह सकते उनको, क्योंकि बॉर्डर पे हमारे कुछ मसले होते रहते थे, लेकिन ओवरऑल हमारे बहुत अच्छे दोस्ताना और बिरादराना ताल्लुकात हैं उनके साथ। अमेरिका के साथ माशाल्लाह प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की हलफ उठाने के बाद उनके साथ हमारे ताल्लुकात रीसेट हो गए हैं, ठीक हो गए हैं। इसी तरीके से आप मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज हैं, जो अहम कंट्रीज हैं, यूएई के साथ हमारे ताल्लुकात ठीक हैं, हमारा सऊदी अरब के साथ हमारे ताल्लुकात ठीक हैं, कतर के साथ हमारे ताल्लुकात ठीक हैं, तुर्की के साथ हमारे ताल्लुकात ठीक हैं, इजिप्ट के साथ हमारे ताल्लुकात ठीक हैं। दीज आर द कंट्रीज जो अगर मिडिल ईस्ट में कोई वार है तो सबसे ज्यादा जो है एक्टिव यही मुल्क हो गए, और उनमें पाकिस्तान की पोजीशन बेहतर थी, और वाशिंगटन के नजदीक हम इन तमाम ममालिक से ज्यादा काबिल एतमाद, रिलायबल और ट्रस्ट वर्दी साबित हुए, और उसको हम प्रूव कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इस्लामाबाद में जिस तरह हमने अरेंज किया और उनको होस्ट किया, और जिस तरह हमने रोल अपना जिम्मेदारी के साथ किया, उसकी तारीफ सब ने की है, चाहे वो टर्की हो, सऊदी अरब हो, चाहे वाशिंगटन हो या तेहरान हो। तो इसलिए मैं कहता हूं कि पाकिस्तान को अल्लाह ने एक तो लोकेशन ऐसी जगह पे दी है, और दूसरे जो है ना हमारे लीडरशिप ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया है ड्यूरिंग द मिडिल ईस्ट वॉर। इंशाल्लाह वल खैर हम बहुत जल्द जो है ना एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर लेंगे, जैसे 1970 में हमने चाइना को और अमेरिकन यूएसए को मिला दिया था, और जिस तरह से हमने रोल प्ले किया, जिस तरह खुफिया तरीके से हमने डॉक्टर किसिंजर की जो है वो विजिट करवाया, उसके बाद निक्सन चला गया और ताल्लुकात बहाल हो गए, वो अभी तक चाइना ने नहीं भूला, और मुझे उम्मीद है कि इवन वाशिंगटन डीसी ने भी नहीं भूला होगा। जी बिल्कुल, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है रोकड़ी साहब। एक तो पाकिस्तान की अचीवमेंट बिलाशुबा ये है कि पाकिस्तान ने ईरान अमेरिका कशीदगी कम करवाई, और अभी भी हम एक परमानेंट सीज फायर की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान का एक और रोल है जो शायद मुझे लगता है उसे इतना हाईलाइट नहीं कर पा रहा मीडिया, क्योंकि हमने काम इतना बड़ा कर दिया, अमेरिका ईरान जंग बंदी पे पूरी दुनिया की नज़र है, और वो रोल है कि हमने मिडिल ईस्टर्न स्टेट्स, बिलखुसूस अगर हम सऊदी अरब की बात करें, उनकी ईरान से बराह रास्त लड़ाई रुकवाने में जो किरदार अदा किया है कि मुसलमान आपस में ना लड़े और गल्फ के अंदर एक जंग जो है वो ना छिड़ जाए, जो कि शायद इजराइल चाहता था। तुर्की के इंटेलिजेंस चीफ भी कह चुके हैं कि वो तो चाहते ही हैं कि भाई मुसलमान आपस में लड़े मरे, और फिर उनका ग्रेटर इजराइल की तरफ मंसूबा उनका पाया तकमील तक पहुंचे। तो इस सब में पाकिस्तान के एफर्ट्स को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान ने जो अचीव किया है वो ये है कि ये जो मिडिल ईस्ट वाला था वो तो उनका अपना चैप्टर था। मिडिल ईस्ट की और ईरान की अगर हम कहें ना कि बिल्कुल जी वो एक पेज पे आ जाएंगे, नहीं, इस पेज पे नहीं आ सकते वो कभी भी, लेकिन वो एक पेज पे दूसरी तरीके से आ सकते हैं कि भाई इख्तलाफात हैं लेकिन लड़ो मत, ये तो मेरे ख्याल में हमने इस दूसरे पेज के ऊपर वाली जो बात है ना, उसमें किरदार है ही पाकिस्तान का। डिफरेंसेस होते हैं, फर्स्ट कजन्स के साथ आपके डिफरेंसेस होते हैं, तो आप एक स्टेज पे आते हैं ना कि आप इन डिफरेंसेस के साथ रहना सीखिए। तो मेरा ख्याल में हम उस तरफ गए। उस दूसरा जब आप पॉइंट पे जाते हैं, तो जब आप सऊदीया को देखते हैं और एमबीएस की पॉलिसीज को देखते हैं, तो एमबीएस की पॉलिसीज ऐसी हैं कि उसमें आपको शिद्दत पसंदी या कोई भी ऐसा चैप्टर जिसमें शिद्दत पसंदी हो, एमबीएस ने उसको बड़ा सख्ती से क्रश किया है। अब दूसरी तरफ ईरान के अंदर शिद्दत पसंदी मौजूद थी, हमें पसंद आए या ना आए कुछ, बिल्कुल। और होता ही है कि जब आप इमोशनली किसी साइड पर होते हैं तो आपको उसकी शिद्दत पसंदी भी अच्छी लगने लग जाती है। पाकिस्तान ने इधर भी बहुत अच्छा किरदार अदा किया, और दुनिया जो नजर आ रही है जिस तरफ जाते हुए कि हम एक दूसरे के साथ तब अच्छा चल सकते हैं और हम आगे प्रोग्रेस से बढ़ सकते हैं कि जब हम एक बहुत फार राइट एक्सट्रीमिस्ट जो अप्रोच है उसको छोड़ के हम चलें। जैसे हम कहते हैं ना, फार लेफ्ट रेडिकल्स की अप्रोच से भी हटके और इधर फार राइट एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच से भी हटके चलें। पाकिस्तान ने अगेन हेल्प किया है ईरान को। मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये जो आपका मुज़ाकरात की कामयाबी के बाद ईरान से जो पाबंदियां उठनी हैं, तो उसमें मेजर रोल पाकिस्तान का, और उन पाबंदियों के उठने के बाद ईरान एक डिफरेंट मुल्क के तौर पे आएगा। उसकी इकोनॉमी कोलैप्स कर चुकी है, उसके लोग बड़े मॉडरेट और प्रोग्रेसिव कौम है वो,
तो एक नया ईरान नजर आ रहा है। तो उस सारी ये जो चल रही है ना मूवमेंट, और जो कुछ हासिल होगा उसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन मैं अपनी बात को कंक्लूड करूंगा, रोल हमारा इंटरनेशनल कामों में मौजूद है। बरहवी साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने नौकरी की है, इनको पता है कि हमारा रोल इंटरनेशनल बड़े बड़े चैप्टर्स में है। लेकिन उस रोल के बाद अगर उसके फवायद आम पब्लिक तक ना आए ना, तो फिर ये वो वालिद है, वो कहते हैं ना कि जी उसकी सारी दुनिया में उस बाप की सुनी जाती है, बाप की बड़ी कदर है, तो भाई बेटों तक उसके अगर फवायद बेटियों तक ना पहुंचे, अपना तो घर अगर उससे मुस्तफीद नहीं हो पा रहा, हमारी इस वक्त जो सारी प्रायोरिटी होनी चाहिए वो ये है कि इस इशू के हल करने के बाद हम फोकस कर जाएं अपनी सारी चीज पाकिस्तान की तरफ। और इस मौके को जो हम कर रहे हैं, हम अपनी जात से हट के, यानी जाती अचीवमेंट्स से हट के हम इसको कौमी अचीवमेंट की तरफ लेकर जाएं। और नैरेटिव की जो आपने बात की थी, क्यों हमारा फेलियर है नैरेटिव का, इसमें कोई शक नहीं कि हम नैरेटिव वो नहीं बना सकते जो हमें बनाना चाहिए। और हम जितनी बड़ी बड़ी कामयाबियां ले रहे हैं, तो उनको हम अपनी कौम तक उन चीज़ों को उस तरीके से फैला नहीं पा रहे। तो ये जिन लोगों का काम है ये सोचना, उनको लाजमी सोचना चाहिए, हौसला देना, नैरेटिव बनाना, और अपने असल कद के साथ लोगों को बताना कि हम ये हैं। तो हम जिस चीज़ को फुकदान देख रहे हैं, चले आप जैसे मेरे जैसे लोग बैठे हुए हैं, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, लेकिन जिनका काम है वो भी ये सोचें कि ये जो बहुत बड़े आप मैचेस जीत के आते हैं और आप बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियां समेट के लाते हैं, तो घर के अंदर उन चीज़ों का अवाम तक दुरुस्त आगाही पहुंचना ये बहुत ज़रूरी है। आई थिंक इस सारे एपिसोड को जब खात्मा होगा, तो जहां पर ईरान को फायदा होगा, मेरे ख्याल में आपका जो इकोनॉमी का बढ़ने का दौर है ना, हर चीज का एक वक्त है शाह। बिल्कुल। अब हम कहें ना कि हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं कि हम ये नहीं कह सकते कि जी हम आज से 10 साल पहले ये कर लेते। बड़ी कंट्रोल्ड वर्ल्ड है। हाँ, ये नजर जरूर आ रहा है कि आपकी इकोनॉमी को अब अगर आप करना चाहें तो आपको बहुत बड़ी सपोर्ट मिलेगी दुनिया से। और अब आपके पास चांस है आगे निकलने का। तो ये बिल्कुल वही है कि एक चांस के वक्त कोई आदमी मेहनत करे और कोई आदमी भांग पी के लेट जाए, तो नुकसान तो लेटने वाले का। पाकिस्तान को आने वाले दिनों में बहुत बड़े फवायद समेटने का मौका मिलेगा। आई होप सो कि हम ये कर पाएंगे। बिल्कुल। बरोई साहब, जिस तरह से रोखड़ी साहब भी कह रहे हैं कि देखिए अपॉर्चुनिटी तो अब नॉक करेगी, इससे पहले भी कुछ अपॉर्चुनिटीज थी एंड वी मिस्ड दोज अपॉर्चुनिटीज। इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर हैं। हम कोई भी इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट उठा ले, इस्लामाबाद की बात हो रही है, दुनिया के लिए मरकज बना हुआ है पाकिस्तान। अमेरिका और ईरान के दरमियान हम गैप्स को ब्रिज कर रहे हैं, गल्फ और ईरान के दरमियान हम एक राब्ता-कारी का जरिया बन चुके हैं। तो इस पूरे प्रोसेस के बाद इफ पाकिस्तान मैनेजेस टू पुल दिस ऑफ, जो कि इंशाल्लाह हो जाना है पीस प्रोसेस कामयाब, तो बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलनी है पाकिस्तान को, पाकिस्तान पे दुनिया की नज़रें होनी है। उस अपॉर्चुनिटी को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? आर वी इवन रेडी कि हम इस अपॉर्चुनिटी को सीज कर पाएं? देखिए जी, इस वक्त जो पाकिस्तान की पोजीशन है, और आई होप कि ये जंग जो है ना किसी तरीके से हमारी कोशिशों से ये जंग बंद हो जाएगी। तो उस वक्त जो मुझे दो चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं। एक तो ये हुआ कि अमेरिकन की पोजीशन खुद मिडिल ईस्ट में बहुत कमज़ोर पड़ जाएगी, क्योंकि मिडिल ईस्ट के जो अलाइज हैं उनको वो मतलूबा जो सिक्योरिटी फ्राहम नहीं कर सका अमेरिकन ने, उनका सारा जोर जो है वो इसराइल की तरफ रहा। तो हमारे जो अरब ममालिक हैं, हमारे जो गल्फ स्टेट्स हैं, उनको बहुत बड़ी शिकायत इस लिहाज से। दूसरी चीज़ जो समझ में आ रही है, जो शायद इस जंग के बाद उभर के आ जाए, वो ये है कि इन तमाम छोटे ममालिक जितने भी हैं, दो बेलदी बड़े दौलतमंद मुल्क हैं, लेकिन उनके साथ वो ताकत नहीं है। तो इसलिए मैंने उनको कहा कि ये छोटे मुल्क या स्मॉल कंट्रीज, तो उनके सामने ईरान जो है एक पावर की तरह उभर के आएगा इंस्टेड ऑफ इसराइल। क्योंकि इससे पहले इसराइल जो इब्राहिम अकॉर्ड्स के तहत वो सारे मिडिल ईस्ट पे कब्जा करना चाहता था, किसी तरीके से हर एक कंट्री को इंडिविजुअली अपने सिक्योरिटी के जो है ना अम्ब्रेला के नीचे लाना चाहता था।
और इसी तरीके से अब जो है इन ममालिक की जो है नजरें ईरान की तरफ उठेंगी। तो ये एक चीज और हो गया कि ईरान जो है ना इस सारे मामले के एक स्ट्रांग कंट्री बनकर रीजन में उभर रही है। लेकिन उस पे मुतजाद ये है कि अब इसराइल जो है इब्राहिम अकॉर्ड के तहत सिक्योरिटी प्रोवाइडर नहीं रहेगा। इंस्टेड ऑफ दैट पाकिस्तान हैज इमर्ज एज द अल्टरनेटिव सिक्योरिटी प्रोवाइडर। क्योंकि सऊदी अरब के साथ जो हमने डिफेंस पैक्ट साइन किया था, बहुत से ममालिक इस किस्म का एक पैक्ट पाकिस्तान के साथ साइन करना चाहते हैं, लेकिन हमने अभी तक वो मतलब इसमें कोई खास वो चीज नहीं दिखाई। अब जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइडर इसराइल नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट में पाकिस्तान रहेगा इंशाल्लाह वल खैर, आप देख लेंगे। तो असल चीज ये है कि पाकिस्तान की पोजीशन ये है। अब सवाल ये है कि हम इस अपॉर्चुनिटी को किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं। इस मामले में हमारा जो पास्ट हिस्ट्री है अनफॉर्चुनेटली वो इतना ब्राइट नहीं है। अब जैसे ज़ियाउल हक के जमाने में हमें इतना गुडविल मिला था पूरी दुनिया से कि हम सोवियत यूनियन के खिलाफ जो है वो वेस्टर्न दुनिया की मदद कर रहे हैं, लेकिन हमने अपने कर्जे माफ नहीं करवा सके वहां से। तो इसी तरीके से मुशर्रफ के जमाने में ये एक मूवमेंट हमने चलाई थी कि हमारे कर्जे या तो रीशेड्यूल किए जाएं या माफ किए जाएं, लेकिन इसमें भी हमें कोई खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं मिली, मासिवाय चंद एक ममालिक ने या चंद एक ग्रुप ने जो है ना वो हमारे कर्जे जो है ना रीशेड्यूल कर दिए या ये कर दिया। अब इसी तरीके से ये जो मौका हमें मिला हुआ है, क्या इसमें हम अमेरिका से और वेस्टर्न कंट्री से जो यूरोपियन यूनियन उनसे अपने कर्जे माफ नहीं करवा सकते, या उनसे जो है मिडिल ईस्ट के जो हमारे दोस्त ममालिक हैं गल्फ के उनसे हम एक फाइनेंशियल, मैं कर्जे की बात नहीं करता, लेकिन ये है कि वो फाइनेंशियली हमारे मदद को आ सकते हैं जिससे हम अपनी इकोनॉमी को ठीक करें। लेकिन इकोनॉमी को ठीक करने के लिए जो इकदाम चाहिए वो एक अलग बात है, उस पे हमने टोटली हम फेल हो गए हैं। और इस तरीके से हम कोई यानी इस किस्म का कदम नहीं उठा सकते जिससे जो है हमारी इलीट जो है जो या रूलिंग इलीट जो है वो नाराज हो जाए। अभी देख लें कि आपके पास यूएन की रिपोर्ट है कि सालाना 17.5 बिलियन डॉलर्स की जो है ना कंसेशंस और दूसरी ये जो फैसिलिटीज मिलती हैं आपके रूलिंग एलीट को। तो ये चीजें जो है ना ये इकोनॉमी के ऊपर एक ड्रैग है, बोझ है, इसको खत्म करना पड़ेगा। लेकिन मैंने बताया कि हमारे अंदर वो कैपेसिटी नहीं है या वो विल नहीं है कि हम इस किस्म का बड़ा कदम उठाएं जो रिफॉर्म्स की तरफ जाए, जिसको आप इकोनॉमी की स्ट्रक्चरल जो रिफॉर्म है उसको वो उसका नाम दे दें। तो इस पे हमें सोचना पड़ेगा, हमारे हुक्मरान को भी सोचना पड़ेगा। बल्कि इस वक्त हमारे जो ज्यादा से ज्यादा पावरफुल शख्स बन के उभरते हैं उनको इस चीज की तरफ ध्यान कि इकोनॉमी नहीं होगी। देखें एक चीज मैं बता दूं, वेस्टर्न दुनिया ने नहीं, सोवियत यूनियन जो है ना अपने इकोनॉमिक बर्डन्स की वजह से, इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट की वजह से जो है टूट गया वो। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जिस मुल्क की इकोनॉमी सही नहीं है, चाहे उसके पास कितना भी मिलिट्री स्ट्रांग पावर हो, कितनी भी डिप्लोमेसी हो, तो मैं डॉक्टर किसेंजर की ये रिपीट करता हूं कि डिप्लोमेसी विदाउट इकोनॉमिक स्ट्रेंथ या मिलिट्री स्ट्रेंथ इज नथिंग, इट इज लाइक म्यूजिक विदाउट इंस्ट्रूमेंट्स। तो यही चीज है, मैं इस पे मैं ज्यादा जोर देना चाहूंगा कि हमारे हुक्मरान जो इस वक्त हैं माशाल्लाह दुनिया में उनका नाम पैदा हो गया है, तो दे शुड आल्सो कंसंट्रेट ऑन रिहेबिलिटेशन ऑफ आवर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वगैरह। जी बिल्कुल रोकड़ी साहब, इसी बात को आगे लेके बढ़ते हैं। कहा जाता है कि नेशनल सिक्योरिटी का आजकल के दौर में तो सबसे अहम जुज़ आपकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी है, और हमारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो है उसमें भी यही बात है। तो व्हाट डू यू थिंक, इज द गवर्नमेंट रेडी टू सीज द अपॉर्चुनिटी? मैं एक मिसाल दे सकता हूँ। बिल्कुल। हम दोस्त बैठे थे जी,
तो एक ने कहा, मैंने कहा यार क्या हालात हैं, यही वाला सवाल, इकोनॉमी कैसे ठीक होगी। उसने कहा ये सामने बाग नज़र आ रहे हैं। मैंने कहा रहे हैं। कैसे इसके 10-12 माली होंगे। मैंने कहा होंगे। कहते हैं उन मालियों को कहो ना बाग को पानी लगाओ, इसका ख्याल रखो, तो वो नहीं रखेंगे। और अगर 2 को कहो ना कि काटना है तो घंटे के अंदर बाग काट देंगे। मेरा जवाब ये है आपको, बात ये है कि माली मौजूद है, लेकिन वो पानी लगाना बाग को बाग बचाने वाली बात है। तो अगर 3 बंदों को कहो ना बाग काटना है तो वो काटते इसलिए कि वो लकड़ी घर जानी है। साहब हमारा इशू ये है कि हम बाग काटने वाले हैं, बाग को सींचने वाले, बागों को बचाने वाले नहीं हैं। इकोनॉमी ठीक तब होगी जब आप इस मुल्क के अंदर, आपको मालूम है कि कौन लूट रहा है, आपको बिल्कुल मालूम है कि किसकी बीवी कहां पर जाके शॉपिंग कर रही है और कहां पे उसने स्विट्जरलैंड में घर बनाया या फ्रांस में फलानी चीज बनाई है, आपको मालूम है। अगर आप ये समझते हैं ना कि आप इकोनॉमी ठीक करेंगे इन बाग के मालियों के साथ कि जो कनाडा में शिफ्ट हैं या यहाँ पे और वहां पे हैं, फिर पता नहीं क्या होगा। आपको अपने मुल्क को ठीक कर। अच्छा, दूसरी क्या अच्छे लोग मौजूद नहीं हैं? 100 इतने आला लोग मौजूद हैं। क्या ब्यूरोक्रेसी के अंदर मौजूद नहीं है? क्या पॉलिटिशियंस मौजूद नहीं है? लेकिन अगर आपकी चॉइस ही ऐसी होगी तो फिर इकोनॉमी का जो कुछ होगा, हम क्या एज ए पॉलिटिशियन पता क्या करते हैं, हम क्या सोचते हैं पॉलिटिशियन, जी फंड आए 10 अरब लाओ जी, क्यों? ताकि उसमें से 40% काट के, यानी फंड से पैसा खाना है ना। इकोनॉमी कैसे ठीक होगी? जब आप लोकल रिसोर्सेज को यूज करेंगे, स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री लेके आएंगे, आप अपने लोगों को बढ़ाएंगे, काम पे लगाएंगे, चोरी से बचाएंगे आप उनको, लेकिन उसके लिए आपको खुद रोल मॉडल बनना पड़ेगा। तब जाके ये माली इस बाग को बचाएंगे, इकोनॉमी इस मुल्क की तब ठीक होगी साहब। लेकिन अगर उन लोगों को कि जिन्होंने अपनी जिंदगियां 2000 साल जीने के प्रोग्राम बनाए हुए हैं ना, अगर उन लोगों के साथ आप चले तो फिर बड़ा मुश्किल है। मुझे यह नजर आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर की सूरत में आपको एक बेहतरीन आदमी मिल गया। इसमें यानी ये नहीं कि मैं कोई ऐसे तारीफ कर रहा हूं, आपके पास एक बेहतरीन आदमी है जो आपको, जो कहा ना आलम साहब ने डिप्लोमेसी, तो आपके प्राइम मिनिस्टर डिप्लोमेसी के अंदर आपको बहुत अच्छा ले गया। फील्ड मार्शल की सूरत में आपको एक बहुत मुनज़्ज़म शख्सियत मिल गई, मजबूत शख्सियत मिल गई। लेकिन अभी दोनों ने दाएं बाएं अपने जरा नजर दौड़ानी है कि वो किसको लेके आगे जाएंगे। और एक और चीज जो इंटरेस्टिंग हुई है, जो वो समझ आई है कि यहां पर 3-4 तजर्बों के बाद ये तजर्बा सामने आया कि सिर्फ पॉलिटिशियन भी इस मुल्क को नहीं चला सकता, बिल्कुल सिर्फ फौज भी इसको मुल्क को नहीं चला सकती, सिर्फ ये आलम साहब और ब्यूरोक्रेसी और ये लोग भी नहीं चला सकते। यहाँ पे कॉम्बो चलेगा, कॉम्बिनेशन लेके चलेगा। जैसे आपको ये चलाना, अभी तुर्की ने वो किया हुआ है ना, तो तुर्की बेहतर जा रहा है ना, बेहतर जा रहा है। तुर्की के स्मॉल आर्म्स, छोटे पिस्टल्स दुनिया में जा रहे हैं। कोई मुल्क ऐसे हैं जो गुलाब बेच के निकल गए हैं। आपके पास कमी किस चीज की है? 25 करोड़ का मुल्क है, जमीनें आपके पास, मादनियात आपके पास, पानी आपके पास, लेकिन आप आज भी, क्योंकि वो LNG नहीं आई तो आपके पास बिजली का शॉर्टफॉल हुआ है। लोड शेडिंग ने आवाम को अब फेर दी एक ही दिन में। अब आवाम की उस तकलीफ को आप जो मर्जी कहानियां सुनाएं, जिस कर्ब से वो गुजरेंगे उन्होंने राजी नहीं होना। आप दुनिया फतह करके आ गए। लोग तो लतीफे सुना रहे हैं ना कि पीछे से पता नहीं पावर डिवीजन ने बटन पे हाथ रख लिया, फील्ड मार्शल ईरान है, वजीर आज़म लेकिन आप दुनिया में आप कामयाबियां समेट के आ जाएं। जब तक वो, मैं वही कह रहा हूं ना, वो बात की कि घर में बाप जो है वो जब तक घर के अंदर उसके फवायद नहीं मिलते, और वो फवायद लाने के लिए आपको पॉलिसीज बनानी पड़ेगी, और टीम भी फिर जरा आपको टीम दुरुस्त रखनी पड़ेगी। दोनों साहब, दोनों तरफ जो हमारे बड़े हैं उन्होंने देखना है। तो मुल्क तो बेहतरीन है, यूथ आपके पास बेहतरीन है, अच्छे लोग आपके पास मौजूद हैं, पॉलिटिकल लोग आपके पास बड़े बड़े अच्छे मौजूद हैं, अच्छे ब्यूरोक्रेसी मौजूद है। तो करना किसी और ने नहीं है, करना हमने खुद ही है। मुल्क ठीक हमने खुद ही कर रहे हैं, और अल्लाह ताला ने इन दोनों शख्सियात को बहुत बड़ा चांस दे दिया है, बहुत बड़ा चांस है, और इनके ऊपर जिम्मेदारी भी उतनी है। अगर इन्होंने मुल्क को किया ठीक, वल्लाह ये सुरखरू हो जाएंगे। और अगर इन्होंने ना किया मुल्क को, चाहे ये दुनिया के अंदर सुरखरू हो जाए, पाकिस्तान का हक ज्यादा बनता है, और इनके ऊपर डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्यों? पाकिस्तान इस वक्त इन दोनों के साथ खड़ा हुआ है। बिल्कुल, जितना मर्जी हमने क्राइसिस गुजारा ना, आज शायद हम किसी से डिस्कस करें ना, तो आपको पूरा पाकिस्तान खड़ा हो गया कि यार ठीक जा रहा है काम।
ये एक नुक्ता है जिसपे सब इंडिया मान गया कि पाकिस्तान ठीक जा जा रहा रहा है। है और उन्होंने यानी अपने प्राइम मिनिस्टर को उधेड़ के रख दिया रगड़ना शुरू कर दिया मोदी कि को। देखो प्राइम मिनिस्टर वैसे होता है। Yes. उन्होंने अपनी फौज को धेड़ना शुरू कर दिया कि देखो फौज वैसे होती है। Yeah. तो अब आगे अपने घर पे तवज्जो कौन देगा, इन्होंने देनी। बिल्कुल, ये एक बड़ा आम नुक्ता है। रोखड़ी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और बरोई साहब भी हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन इकराम, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो पाकिस्तान की कोशिशें जारी हैं कि खत्ते में जो कशीदगी है वो कम हो, वहीं दूसरी जानिब इस जंग के मुआशी असरात से भी पाकिस्तानी कौम नबरदाजमा है। तेल की कीमतों में इजाफा अभी कौम से हजम नहीं हुआ था कि लोड शेडिंग का जिन जो है वो बोतल से बाहर आ चुका है और बाहर आकर बेकाबू हो चुका है। अब इस सब के अंदर हो क्या रहा है, गवर्नमेंट की पॉलिसी में क्या कमी रह गई है जिसकी वजह से आज अवाम सफ़र कर रहे हैं, इस पर बात करने के लिए हमें माहिर मईशत डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब ने ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले आगाज़ बल्कि वज़ीर तवानाई जो हैं अवैस लगारी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने बात कही है उसी से कर लेते हैं। वज़ीर तवानाई जो हैं उन्होंने कहा है कि मैं माजरत खा हूं अवाम से, हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं है और दीगर मुल्कों की निस्बत पाकिस्तान की हालत जो है वो बहुत बेहतर है। हाउ डू यू सी दिस स्टेटमेंट? देखिए, सियासी बयान है, ये ख्वाहिश है, लेकिन उन्हीं की पावर डिवीजन ने एक बयानिया जारी किया था कोई मेरे ख्याल 2 दिन पहले। उसमें पावर डिवीजन ये कह रही है कि पाकिस्तान की जो डिमांड है बिजली की वो 18,000 है, जो सप्लाई है वो 13,000 है और जो कैपेसिटी है वो 45,000। अब ये 3 फिगर्स आप सामने रख लीजिए कि डिमांड 18,000, सप्लाई 13,000 और कैपेसिटी 45,000। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर 45,000 की इंस्टॉल कैपेसिटी है तो फिर ये लोड शेडिंग क्यों हो रही? अब उसका जवाब यही दिया जाता है, उन्होंने लिख के दिया, अपने बयानिए में दिया कि क्योंकि फ्यूल महंगा हो गया है, इसलिए उन्होंने बेहतर समझा है कि शायद कुछ प्लांट जो है वो बंद कर दिए जाएं और लोड शेडिंग इस सारी जो मुसीबत है उसका हल लोड शेडिंग में उनका कहना ही है। अब आप देखिए कि कोई 5 अरब इंसानियत है जो सोशल मीडिया पे है और आपने देखा कि पिछले हफ्ते इस्लामाबाद सोशल मीडिया का जो है वो आप समझिए कि सारी स्क्रीन पे इस्लामाबाद आ रहा था, सारे माइक्रोफोन्स दुनिया की जो थे वो टिल्टेड थे टुवर्ड्स इस्लामाबाद। और अब हम कह रहे हैं कि इस्लामाबाद में तो बिजली नहीं है। देखिए, जूम की दुनिया है, जूम का एरा है, रिमोट वर्क चलता है, ऑनलाइन क्लासेस हैं, लेकिन बिजली नहीं है और कैपेसिटी हमारे पास मौजूद है। हुकूमत खुद से कह रही है, पावर डिवीजन खुद से कह रही है कि कैपेसिटी 45,000 की है। तो बाबा फिर मुझे मतलब मेरी समझ से बाहर हो जाता है कि जब आपके पास 45,000 की कैपेसिटी है, आप खुद से कह रहे हैं कि 18,000 की डिमांड है, तो फिर अब 13,000 सप्लाई क्यों कर रहे हैं? ये 3 प्लांट्स हैं कोयले के और बहुत बड़े प्लांट्स, 1320 मेगावाट का एक प्लांट, तकरीबन 4,000 मेगावाट के ये 3 प्लांट्स हैं। ये बंद पड़े हैं या तकरीबन बंद पड़े हैं। अब वो कह रहे हैं कि 5,000 मेगावाट की सप्लाई और डिमांड में शॉर्टेज है, तो भाई ये कोयले का प्लांट चला लें। ये कोयला जो है ये तो इंडोनेशिया से आता है, ये साउथ अफ्रीका से आता है, इसका कोई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कोई ताल्लुक नहीं है। तो एक तो हकीकतन ये कहना कि जंग के नतीजे में ये लोड शेडिंग सामने आ रही है, इसमें मैं समझता हूँ कि किसी किस्म की कोई ज़मीनी हकीकत नहीं। देखिए, मैंने आपसे कहा कि कोयला तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं आता, बिल्कुल, तो मतलब कि तो आपके पास अवेलेबल है, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है 45,000 का, आपके पास कैपेसिटी अवेलेबल है, आपके पास क्या चीज नहीं है कि आप लोड शेडिंग की तरफ जा रहे हैं? और फिर लोड शेडिंग की तरफ जाएंगे 2 से 2,500 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट, तो आपको पता है, हम सबको पता है कि वो तो देनी है।
आप प्लांट बंद करके बैठे हैं, कैपेसिटी पेमेंट दे रहे हैं और पूरी मईशत को स्लो डाउन कर रहे हैं। 8 बजे कहीं वो शॉपिंग सेंटर्स बंद हो जाते हैं, 10 बजे रेस्टोरेंट बंद हो जाते हैं। तो पहले ही हमारा जो माशी ग्रोथ रेट है वो आपको पता है कहाँ फंसा हुआ है। तो सारी इकोनॉमी का सारा जो मईशत का पहिया है उसको हम खुद से क्यों रोकना चाहते हैं? बिल्कुल, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है। इसमें अब एक चीज़ तो ये है, जिस तरह से आपने कहा, और बड़ा ये वैलिड पॉइंट है, टेक्निकल नुक्ता है कि हर चीज़ को तो अब आप जंग पे नहीं डाल सकते ना, कि आप अपनी नाकामी को भी जंग के खाते में डाल दें, जंग को एज एन एक्सक्यूज़ यूज़ करें। चलिए, फ्यूल प्राइसेस की फिर भी समझ आई, उसमें भी बहुत सी चीज़ें थी। डॉक्टर साहब, अब हुकूमत जो है एक तो ये काम कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ वो कहते हैं कि नहीं जी, आपके फिगर्स गलत हैं। आप अगर हम उन्हें बताएं कि भाई 8 से 10 घंटे लोड शेडिंग और भी करते हैं, नहीं हो रही, मतलब जो फेस कर रहे हैं, अगर आप खुद भी देख रहे हैं, तो कम से कम व्हाई इज द गवर्नमेंट लाइंग टू द पीपल? आप सच तो बोले ना लोगों से, आप कम से कम एक ट्रांसपेरेंसी तो रखें। देखिए, मुशर्रफ साहब जब तक थे उस वक्त 2008 का अगर आप डेटा निकाल लें तो 111 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा था। शुरुआत हुई 111 अरब से और आज जो एनर्जी सेक्टर का कर्जा है वो 5000 अरब पे पहुंच गया है। ये पिछले कोई 21-22 सालों से 15% सालाना कंपाउंडिंग हो रही। अब आप सोचिए कि इन 20-25 सालों में पीपल्स पार्टी भी आई हुकूमत में, पीपल्स एमएलएन भी थी, पीटीआई भी थी। ये एक दुकान बनाई रखी है हुकूमत ने जो उनसे चल नहीं रही। वो नुकसान करती है कोई 700 अरब रुपए का सालाना। अब अगर आप एक दुकान चलाए चले जा रहे हैं पिछले 20-25 सालों से, सालाना औसतन 700 अरब रुपए का नुकसान करते हैं, अब आप 5000 अरब रुपए के गर्दिशी कर्जे पे पहुंच गए हैं, तो कोई सबक ही सीख लें। खुदाया दुकान बंद कर दें, वो दुकान प्राइवेट सेक्टर को दे दें। मतलब हुकूमत का क्या काम है? अब मुझे बताइए कि हुकूमत पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान में जितनी बिजली बनती है वो हुकूमत पाकिस्तान खरीदती है, फिर वो सारी बिजली जो खरीदी है उसको बेचती है। अब इस खरीदो फरोख्त में 700 अरब का नुकसान कर देती है। तो हुकूमत का क्या इंटरेस्ट है इसके अंदर? इसकी बात कर लें, पेट्रोल की बात कर लें, गंदम की कीमत भी फिक्स करना चाहती है, पैस्को में गंदम की स्टोरेज भी करना चाहती है। पहले को 20-25 साल से पीआई के टिकट भी बेच रही थी, उसमें भी 800 अरब का नुकसान कर दी। व्हाई इज गवर्नमेंट इंटरेस्टेड इन दीज बिजनेसेस? उनका काम है हुक्मरानी करना, वो हुक्मरानी करें, ये सब कुछ प्राइवेट सेक्टर पे छोड़ दें। बिल्कुल। अच्छा, अब इस सब में व्हाट डू यू सी कि अब गवर्नमेंट जो है उसे अब हंगामी बुनियादों पे क्या करना होगा? क्योंकि देखिए, तो पावर डिवीजन और मिनिस्ट्री जो है तवानाई की, वो तो अपनी कह रहे हैं कि भाई हम आवाम से माजरत कर रहे हैं, हम तो एक तरह से नाकामी का एतराफ़ ही है, फिर इसमें नाकामी है, नाअहली है, मामला जंग पे डाल के जान बचाने की कोशिश है। बट व्हाट डू यू थिंक कि अब पाकिस्तान को क्या करना होगा? क्योंकि एक बड़ा गलत परसेप्शन जाता है, पूरी दुनिया की नज़रें इस्लामाबाद पर हों और इस्लामाबाद की अपनी बत्तियां जो हैं वो गुल हो जाएं और अंधेरों में डुबा दें आप पूरा शहर, तो इट इज़ नॉट ए गुड परसेप्शन। मैं कल देख रहा था, एक इंटरनेशनल मीडिया के कॉरेस्पॉन्डेंट अपने होटल में खड़े होके इस्लामाबाद से खबर दे रहे थे और उनके पीछे अंधेरा ही अंधेरा था पूरे इस्लामाबाद में। तो ये भी एक चीज़ बड़ी अजीब सी गई और ऑब्वियसली उसमें नोट करने वाले नोट कर जाते हैं। तो इस सब को आप किस तरह से देखते हैं और अब गवर्नमेंट को क्या करना होगा अर्जेंट बेसिस पे? अगर हम देखें, डैमेज तो हो गया जो होना था। देखिए, जो पावर डिवीजन है वो इतनी पावरफुल डिवीजन है, उसके पास पावर है कि वो पाकिस्तान की पूरी मईशत को बैंकरप्ट कर सकती है। 5000 अरब का गर्दिशी कर्जा मैंने आपको बताया अभी, हुकूमत खुद बताती है। और अगर इसकी ट्रैफिक देख लें, अगर इसी तरह बढ़ता रहा तो सन 2030 में ये 9000 अरब का हो जाएगा, कोई 4-5% हमारी पूरी पाकिस्तान की जीडीपी का बन जाएगा। उस वक्त ये अभी ऑलरेडी ये पाकिस्तान की कंट्रोल से बाहर हो रहा है। हुकूमत, ये हुकूमत नहीं मैं कह रहा, पिछले 20 साल से जो हुकूमतें आई वो सब यही कर रही हैं। वो 15% पे कंपाउंडिंग हो रही है 111 अरब की, जो कि 2008 में मुशर्रफ छोड़ के गए। इसकी मैंने जैसे कहा प्राइवेटाइज कर दें, आपसे दुकान नहीं चल रही है, आप छोड़ दें ये काम करना,
आपका इस सारे खेल में क्यों इतना इंटरेस्ट है कि हमने पहले पूरे पाकिस्तान में जो बिजली बत्ती है वो खरीदनी है, और फिर वो जो खरीदी है उसको बेचना है, और फिर उस दौरान हमने 700 अरब का नुकसान कर देना है। तो द वे आउट इज प्राइवेटाइजेशन। और तो इसका कोई शॉर्ट टर्म में आप कहें कि कोई जादू की छड़ी चल जाएगी और वो जो 3 बड़े प्लांट्स इनके पास पड़े हैं कोयले के, उसमें तो कोई जंग का मामला नहीं है, उसमें कोई फ्यूल का मामला नहीं है। अच्छा, एक और इशू भी उठाया गया जो लिख के दिया गया पावर डिवीजन ने, मुझे याद आया जी। वो कहते हैं कि जी सारी की सारी जो पावर बनाई, जब बिजली बनाई जा रही है वो पाकिस्तान के साउथ में है और डिमांड जो है वो सेंटर में है। भाई ये सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट जो बिजली के घरों से किए गए थे वो किसने किए थे? पावर डिवीजन ने। जो प्लांट्स कंस्ट्रक्ट किए गए किसकी सुपरविजन में किए गए, किसकी इजाजत से किए गए? पावर डिवीजन की। जो मटियारी लाहौर एक वायर एक कहलाती है, जो तार खींची गई कोई 1.7 अरब डॉलर की, वो साउथ से शुरू होती है, सेंटर पे आती है, 40% से ज्यादा उसकी इस वक्त कैपेसिटी इस्तेमाल नहीं कर रहे। अगर आपको पता है कि बिजली ज्यादा साउथ में बन रही है तो यूज द मटियारी लाहौर वायर जो ट्रांसमिशन लाइन है। आई मीन ऐसे ऐसे सवाल ज़हन में आते हैं, उनके उनके जवाब कहीं ढूंढने से मिलते ही नहीं। बिल्कुल। अच्छा, एंड पे फ़ारूक सलीम साहब, जो हमारे वज़ीर तवानाई हैं उन्होंने अपने प्रेसर में काफ़ी ट्विटर पे भी वो नाला थे, ट्विटर पे जो आवाम बैठे हैं, 3 मरतबा उन्होंने एक्स का और ट्विटर का जिक्र किया। तो अब आह करने पे भी पाबंदी तो नहीं लग जाएगी, तनकीद करने पे भी? जी बहुत हद तक लगी हुई है, लेकिन उसका ये प्रॉब्लम का कोई हल नहीं है ना। अगर उस पर पाबंदी लगा देंगे तो उससे कोई आपके घर में, मेरे घर में, कोई फैक्ट्री में, कोई ऑफिस में लोड शेडिंग की जो ड्यूरेशन है, जो दौरानिया है, वो कम तो हो नहीं जाएगा। ट्रू। तो पब्लिक तो जानना चाहती है कि हमें बताया जाए कि ये 700 अरब जा कहाँ रहा है, या आप बिजनेस करना क्यों चाहते हैं। इसी तरह वो पेट्रोल का भी पहले ये मामला हम तय कर चुके हैं। इसी तरह जो बाकी कमोडिटीज हैं, गन्ने की कीमत, अब शुगर की कीमत देख लीजिए। बिल्कुल। दुनिया भर में 8 अरब इंसानियत बसती है, उन सबको वो 100 रुपए किलो चीनी मिल रही है, और जो 24 करोड़ पाकिस्तान में बसते हैं उनको 200 रुपए किलो चीनी क्यों मिलती है? मतलब हुकूमत छोड़ दे बिजनेस करना, वो अपना हुक्मरानी का काम करे। एग्जैक्टली यही असल नुक्ता है और यही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आई होप कि हुकूमत को भी इसकी समझ आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ मखदूम शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।